Good evening, all of you. BSc Part 2. एक जरा क्वेश्चन देख रहा था बेटा। नहीं, उसमें कौन सा है? यहाँ दिखाइए तो। क्वेश्चन है बेटा 2018 का। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन क्या है बेटा? कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, लगा नहीं क्या? देखिए जरा बेटा, लिखा है क्वेश्चन नंबर है 2018 का, दूसरे का बी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्रेशर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर इज 265 सेंटीग्रेड। कंपेयर 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 द theoretical efficiencies of a steam engine
operating between the boiling point of water boiling point of water the boiling point of water first point 1 atmosphere, second point 50 atmosphere, assuming the temperature of the sink to be 35 centigrade in each case. देखिए बेटे क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं at the boiling point of water at 50 atmosphere is 265 centigrade. Compare the theoretical efficiency of steam engine operating between the boiling point of water first 1 atmosphere, second 50 atmosphere, assuming the temperature of the sink to be 35 centigrade in each case. ये क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन जरा लिख लीजिए बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट ए प्रेशर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर इज 265 सेंटीग्रेड कंपेयर द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फर्स्ट है 1 एटमॉस्फेयर सेकंड है 50 एटमॉस्फेयर एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 सेंटीग्रेड जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़िए बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्रेशर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर इज 265 सेंटीग्रेड तो पहले हम 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर होगा तब हम उसके कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी और जब वह 50 एटमॉस्फेयर होगा तब हम उस इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे ठीक अब इसका जरा सॉल्यूशन देखिए अब सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा बेटा कि हम दोनों पॉइंट्स के लिए निकाल लेंगे एफिशिएंसी यहां लिखेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट of water
at 50 centigrade, boiling point of water 50 atmosphere, 50 atmosphere, that is TB is equal to, देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 50 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 265 सेंटीग्रेड। ठीक, यह हमारा हायर टेम्परेचर है। और याद करिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, हमने पढ़ाया था बेटा। ठीक, 1 माइनस T1 अपॉन T2, यह हमारा हायर टेम्परेचर है। दिस इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 265 प्लस 273 केल्विन। ठीक, कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, 538 केल्विन। हो जाएगा। अब इसके आगे अब हम क्या लिखेंगे बेटा? अब जरा देखिए बेटा, अब प्रेशर हमारा क्या कर रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, दिस मीन्स TB इज इक्वल टू, जरा बताएं बेटा कितना होगा टेम्परेचर? बताइए बेटा कितना होगा वैल्यू? 100 सेंटीग्रेड। ठीक, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। दैट इज T1 इज इक्वल टू 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक, फिर लिखेंगे इफिशियंसी हमको चाहिए बेटा, इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 कितना है बेटा? T1 है 373 अपॉन T2, T2 की वैल्यू कितना है? 538। लिख लीजिए इसको। अब यहां लिखेंगे परसेंटेज में निकाल लीजिए, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन
ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 373 अपॉन 532। जब बेटा परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए? जब यहां परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए? बताओ भाई, यदि परसेंटेज में निकालेंगे परसेंटेज इंटू 100 कर लेंगे, दिस वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगी? कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगी। बताइए कैलकुलेट करके। कहाँ 165 रवि कुमार आएगा? 165 परसेंटेज 100 से ज्यादा तो आएगा नहीं। कितना आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बताइए? 30.66। ठीक हुआ। ये पहला हीट इंजन जो ऑपरेट कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर। अब जरा देखिए बेटा, सेम चीज अब दूसरा हीट इंजन जो हमारा ऑपरेट किस पर कर रहा है देखिए, 50 एटमॉस्फेयर एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 सेंटीग्रेड इन ईच केस। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग निकालेंगे किस पर? लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 50 एटमॉस्फेयर मीन्स टीबी इज इक्वल टू कितना टेम्परेचर लिखा है? कितना दिया गया है? 35 सेंटीग्रेड। यहां देखिए कितना दिया गया है? 35 सेंटीग्रेड। तो वैल्यू हो जाएगी कितना? 35 सेंटीग्रेड। दिस वैल्यू इंडिकेट्स ऑफ T1। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 273 प्लस 35, 5 3 8, 7 3 10 1 11। अरे थ्री 308 केल्विन। सात तीन 10 308 केल्विन हो गया बेटा। और हमारा हायर टेम्परेचर क्या है? T2 यहां पर मेंशन है, तो लिखेंगे बॉइलिंग इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन
ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, दिस वैल्यू इक्वल टू T1, 1 माइनस T1 की वैल्यू यहां से देख लीजिए 308 अपॉन कितना ऑपरेट कर रहा है ऊपर 538, फिर निकाल लेंगे परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ स्ट्रीम इंजन n इज इक्वल टू 1 माइनस 308 अपॉन 538 मल्टीप्लाई बाय, चाहे तो बेटा आप ऐसे कर सकते हैं, एक को क्या कर देंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या करिए बेटा 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। दो स्ट्रीम इंजन हो गए तो दोनों को अलग एफिशिएंसी कंपेयर करने का कर रहा है कि दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयरिंग का मतलब होता है डिवाइड कर, दिस वैल्यू इक्वल टू 42.75 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी आप कंपेयर कर सकते हैं। अरे इतना परसेंटेज इसकी हुई और इतना परसेंटेज इसकी हुई, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक टॉपिक छूट गया था बेटा, इसमें देखिए एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नेक्स्ट हेडिंग है एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वो बेटा सेम ही रहता है। जो क्वेश्चन में दिया गया बेटा सर, वो एक्चुअल बोथ केसेस इधर देखिए बेटे, कह रहा है फिर से क्वेश्चन को समझिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्रेशर इज 50 एटमॉस्फेयर इज 200
5 सेंटीग्रेड। ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने सेंटीग्रेड पर है बेटा? 50 सेंटीग्रेड पर। ठीक, कंपेयर द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन यहां तक हो गया। पहले बात समझिए, यहां देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्रेशर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर इज 265 सेंटीग्रेड। कंपेयर द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कितना बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर कहने का सेंस ये है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। ठीक, 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। यह प्रेशर उस समय का 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन 1 यहीं तक हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में करा है कि 50 एटमॉस्फेयर एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 सेंटीग्रेड। जब प्रेशर हमारा 55 सेंटीग्रेड हुआ, उस समय का टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू बी 35 सेंटीग्रेड। जो सिंक का टेम्परेचर था वह हमारा 35 सेंटीग्रेड था। इन ईच केस बेटा, एक्चुअल में से इन ईच केस कहने का सेंस है कि ये वाला जो टेम्परेचर है यह दोनों के लिए की बात किया है। बात समझिए बेटा, ये जो इन ईच केस का मतलब है इस टेम्परेचर के लिए उसने कहा, सभी केस के लिए। बात समझ में आई? इधर देखिए, ये जो इन ईच शब्द यूज किया है यह इसके लिए है। ठीक, इस जब इसके लिए है तो यह हाई टेम्परेचर T2 डिनोट करेगा दोनों के लिए, और यह हमारा 1 एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर होता है वह T1 डिनोट करेगा इस प्रेशर के लिए, और 50 एटमॉस्फेयर के लिए प्रेशर दिया गया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस अब देखिए, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि कितना हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एंट्रोपी चेंज होगा। सब लोग सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग सब लोग जानते हैं भाई, सिस्टम सब लोग जानते हैं ना। सिस्टम जहां पे वर्क किया जाता है, ठीक, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को छोड़ करके, इस सिस्टम को छोड़कर एवरीथिंग यूनिवर्स का हम लोग उसे सराउंडिंग शब्द यूज करते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा बेटा, जहां पर जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, इधर, अच्छा सर, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या हम सिस्टम में हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम क्लासरूम से बाहर चले गए, पूरे यूनिवर्स का जो सिस्टम छोड़ करके पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचा रहेगा वह सभी का सभी हमारा क्या होगा, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक, तो उसने कहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एंट्रोपी चेंज होगा उसी को हम एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस कहते हैं। अब वह प्रोसेस कई तरीके से होता है। हम बात कर लेते हैं कि चाहे प्रोसेस हमारा क्या हो,
रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं एंट्रोपी चेंज। इसमें फर्स्ट हेडिंग है सर एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ा इसको इधर रखेंगे क्या, इधर रखेंगे ये। इसमें सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। हम मान ले रहे हैं हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, मींस टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। नीचे इसमें एक लाइन लिख लीजिए तब लिखाएं। लेट अस कंसीडर लिखिए, लेट अस कंसीडर एन आइसोथर्मल, let us consider an isothermal reversible process, isothermal reversible process. In this process the system absorb heat Q reversible from surrounding at temperature T. This result in an increase in the entropy this result in an increase in the entropy of the system is given by delta S system is equal to plus Q reversible by T प्लस है बेटा। डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू क्या, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक, डेल्टा या सिस्टम इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ये इसके सामने होना चाहिए बेटा, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। फिर देखिए एट द सेम टाइम सराउंडिंग लॉसेस द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, क्यू रिवर्सिबल, उसी समय हमारा सराउंडिंग जो है सेम हीट को लॉस करेगा एट द सेम टेम्परेचर, देन रिजल्ट in a decrease in entropy of the surrounding is given by, कैसे दिया जाएगा, given by delta S surrounding। अच्छा लिख लीजिए यहां तक, तब आगे बढ़े।
नीचे लिखिए बेटे, या ऐसे लिखिए, एट द सेम टाइम सराउंडिंग at the same time surrounding losses the same amount या quantity of heat q reversible at the same temperature उसी समय हमारा क्या बेटा, जो सराउंडिंग है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट को लॉस कर रहा है, सेम टेम्परेचर T। दिस रिजल्ट result in a decrease of entropy of surrounding is given by delta S surrounding इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा बेटा, जरा बताएं बेटा, डेल्टा या सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक, क्या लिखा जाएगा बेटा? माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक, टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस, टोटल चेंज इन एंट्रोपी of the process delta S is equal to delta S system plus delta S surrounding हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख लीजिए, उसकी कितनी है, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी दिस इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एस प्रोसेस लिख लीजिएगा। तो डेल्टा एस प्रोसेस इक्वल टू 0। तो एक लाइन लास्ट में लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0। तो यहां लिखेंगे एबव इक्वेशन इज क्लियर दैट एंट्रोपी change of the process
entropy change of the reversible isothermal process above equation. It is clear that entropy change of reversible isothermal process is 0. इसी का सेकंड केस एक लाइन का है, लिख लीजिए। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड केस है when the reversible process is when the reversible process is adiabatic. वहां क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइसोथर्मल था। क्या था बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइसोथर्मल। यहां है व्हेन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक है, इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग के बीच कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, अर्थात क्यू रिवर्सिबल जो चेंज ऑफ हीट होगा वह 0 के इक्वल होगा। एक बार सिस्टम के लिए निकाल लीजिएगा, एक बार निकाल लीजिएगा किसके? सराउंडिंग के लिए। दोनों केसेज में वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? अरे इंफिनिटी कहां से आएगी? जीरो ही आएगा। पहले भी बताया है कि एंट्रोपी डेल्टा एच, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटा होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, हमेशा क्या होगा? ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि यही केस ऑब्टेंड हो सकते हैं चाहे जिस प्रोसेस के लिए निकाला जाए। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? इन दिस प्रोसेस ए सिस्टम डज नॉट ट्रांसफर और टेक द हीट फ्रॉम सराउंडिंग दैट इज क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू कितना? 0। एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल 0 बाई टी इज इक्वल टू 0। जब हीट हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज ही नहीं हुआ, वहां क्या था बेटा कि पहले स्टेप में कहा जाता है कि सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन फिर कहा जाता था सेम अमाउंट हीट हमारा क्या होता था? रिलीज कर देता था। तो वहां पर एक पॉजिटिव आ जाता था, एक निगेटिव आ जाता था, लेकिन यहां पर क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यस प्रोसेस के लिए वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम का थोड़ा सा इसको और बता के हम लोग 3-4 क्वेश्चन बचे हैं इनका, उसको हम अगले वीक करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम नेक्स्ट टाइम क्या शुरू करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे। 3-4 क्वेश्चन है, उसको ढूंढ के हम करवा देते हैं।
ठीक है, आज के लिए बस भाई, गुड नाइट। अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अब कल क्लास नहीं रहेगी हमारी, अब हम मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक, ओके भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।